जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास होगी सीडीपी के और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी कठिन प्रश्न बन सकते हैं आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। चलिए कुछ प्रश्नों को देख लीजिए और ये क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। तो एक बात और बताना चाहेंगे कि क्लास में जो प्रश्न दिए गए हैं ना ये थोड़े से हार्ड और बड़े प्रश्न हैं। तो इसलिए डरना नहीं है, आराम से पढ़ते हुए समझते हुए चलना है। देखिए सभी प्रश्न बड़े हैं क्योंकि आज की यह क्लास कठिन प्रश्नों पर आधारित है। तो चलिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों लोग तैयार हो जाइए क्योंकि ये क्लास दोनों के लिए उपयोगी है। ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक शिक्षक कक्षा में ऐसी गतिविधियां कराता है जिनमें बच्चे अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर नई अवधारणाएं स्वयं खोजते हैं। शिक्षक मुख्यतः किस दृष्टिकोण को अपना रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि व्यवहारवाद, दूसरा ऑप्शन कह रहा है रचनावाद, तीसरा कह रहा है परिपक्वतावाद, चौथा है अनुबंधनवाद। प्रश्न अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो उत्तर आप दे सकते हैं। तुरंत कमेंट बॉक्स में उत्तर देना स्टार्ट करिए। नहीं समझ पाए तो एक बार फिर पढ़िए क्योंकि समझना है। अगर सीटेट के प्रश्नों को आप समझ गए तो यकीन मानिए कोई पास होने से आपको नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए। कहा क्या रहा था कि एक शिक्षक कक्षा में ऐसी गतिविधियां कराता है जिनमें बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर नई अवधारणाएं स्वयं खोज रहे हैं। देख रहे हैं बच्चे अपनी जानकारी के आधार पर नई अवधारणाएं स्वयं से खोज रहे हैं। तो क्या होगा उत्तर? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अनुबंधनवाद नहीं होगा, परिपक्वतावाद नहीं होगा। अब आपको व्यवहारवाद या रचनावाद में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। चलिए तुरंत बताइए कौन सा होगा उत्तर हमारा। चलिए बिल्कुल, कुछ लोगों का व्यवहारवाद आना स्टार्ट हो गया, कुछ लोग रचनावाद। तो यहाँ पर व्यवहारवाद नहीं होगा, यहाँ पर उत्तर जो होगा रचनावाद होगा। यानी पहले प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न भी वैसे वाइगोत्स्की से है। चलिए, कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार यदि कोई बच्चा किसी कार्य को अकेले नहीं कर पाता लेकिन अधिगम सक्षम व्यक्ति की सहायता से कर लेता है तो यह किस अवधारणा को सबसे स्पष्ट रूप से दर्शाता है? आपको पता होगा जो जेडपीडी का सिद्धांत था यही है हमारा। क्योंकि अगर कोई बच्चा कार्य नहीं कर पा रहा है तो उसे थोड़ा सा सहारे की आवश्यकता है, इसलिए अस्थाई सहारा दिया जाता है। बिल्कुल अस्थाई सहारा दिया जाता है, कुछ समय के बाद सहारा हटा लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए कौन सा उत्तर होगा? आत्म अवधारणा, अंतर्दृष्टि, अधिगम, निकटस्थ विकास का क्षेत्र या शास्त्रीय अनुबंधन। यहाँ पर अगर ट्रिक आपको लगाना है तो एक ट्रिक यूज कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा शब्द है जो हमारे वाइकोस्की साहब से संबंधित है। बताइए तुरंत। क्या आत्मा अवधारणा है? बिल्कुल है। अंतर्दृष्टि? बिल्कुल है। और शास्त्रीय अनुबंधन? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर निकटस्थ विकास का क्षेत्र ये शब्द जो है हमारा यही संबंधित है हमारे वाइकोस्की महोदय से। तो नोट करिएगा यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देख रहे हैं प्रश्न किस प्रकार के हैं? इस प्रकार के भी प्रश्न आपके सीटेट पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। कह रहा है कि एक विद्यार्थी गणित की समस्या हल करते समय बार बार असफल होता है। शिक्षक उसे सीधे उत्तर बताने की बजाय छोटे छोटे संकेत देता है। अब धीरे धीरे संकेत कम करता जाता है, यह किसका उदाहरण है? धीरे धीरे कम कर रहा है, याद करिए। क्या ये मचान सहायता होगा? मचान सहायता को इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग कहते हैं। और दंड होगा, अनुकरण होगा, नकारात्मक पुनर्बलन होगा। देखिए यहाँ पर अनुकरण की बात तो हो सकता है लेकिन दंड की बात नहीं होगा और नकारात्मक पुनर्बलन की बात नहीं होगा। अगर यहाँ पर देखेंगे तो धीरे धीरे संकेत कम कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे सहायता कम कर रहा है। तो यहाँ पर मचान सहायता हमारा उत्तर होगा। बिल्कुल, ये शब्द देख रहे हैं, मचान सहायता। बिल्कुल, अगर ये शब्द अगर आपके पेपर में आ जाएगा तो यकीन मानिए आप गलती करेंगे। तो इसलिए आपसे निवेदन करेंगे कि जो शब्द आपको समझ में ना आ रहा हो तुरंत आप इंग्लिश वाले पार्ट पर जाएंगे तो हो सकता है कुछ ऐसे शब्द मिल जाएं, आप उससे उत्तर निकालें। जैसे यहाँ पर अगर मचान सहायता नहीं पता था तो काफ़ी लोग यहाँ पर
अनुकरण की बात करने लगे थे, सी ऑप्शन की बात करने लगे थे। लेकिन जब जो लोग जानते थे इसके फोल्डिंग यहाँ पर है तो तुरंत आप इस पे उत्तर टिक कर दिए। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, और हार्ड और बड़ा। चलिए, दिख रहा होगा थोड़ा सा छोटा, लेकिन एडजस्ट करिए। ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चा जब यह समझने लगता है कि किसी वस्तु का आकार बदलने पर भी उसकी मात्रा समान रह सकती है, तो यह मुख्यतः किस क्षमता का विकास दर्शाता है? बताइए। वस्तु अस्थायित्व की, संरक्षण की, अहम केंद्रिता की, या अनुकरण की? चलिए, प्रश्न संख्या 4, बिल्कुल बिल्कुल सभी लोगों का उत्तर आ गया। उत्तर बिल्कुल इसी प्रकार से तैयारी करिए। हमारा उत्तर संरक्षण यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और इस क्लास को अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिए, क्योंकि अब आखिरी समय है। अगर आप अब भी न पढ़ें तो आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा। चलिए प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक शिक्षक सभी विद्यार्थियों को एक ही तरीके से पढ़ाने के बजाय उनकी सीखने की गति, रुचि और पूर्व ज्ञान के अनुसार अलग अलग गतिविधियां उपलब्ध कराता है। यह किस सिद्धांत के अधिक अनुरूप है? तो यहाँ पर देख रहे हैं, टीचर है एक ही विधि से न पढ़ाकर बालकों के रुचि और सीखने की गति के अकॉर्डिंग कई विधियों से पढ़ा रहा है, ये बताना पड़ेगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि समानता के नाम पर एक रूपता, बी ऑप्शन व्यक्तिगत विभिन्नता की स्वीकृति, सी ऑप्शन केवल क्षमता आधारित वर्गीकरण, और डी ऑप्शन प्रतिस्पर्धात्मक अध्ययन। चलिए प्रश्न संख्या 5 का उत्तर बताइए। चलिए, बिल्कुल प्रतिस्पर्धा की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, डी ऑप्शन काटिए। केवल क्षमता आधारित वर्गीकरण की बात नहीं होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन को काटिए। अब आपको समानता के नाम पर एकरूपता दिख रहा है या व्यक्तिगत विभिन्नताओं की स्वीकृति? तो यहाँ पर एक रूपता की बात नहीं की जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी बालकों की सीखने की गति और रुचि का ध्यान रखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं की स्वीकृति मिल रही है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही होगा। यकीन मानिए, अगर सीटेट में कठिन प्रश्न बने तो यहीं से आ जाएगा सीटीपी का सारा प्रश्न। ठीक है, चलिए बाकी सीटेट के ऊपर छोड़ते हैं, किस प्रकार का वो प्रश्न का ये तो कोई नहीं जानता। ठीक है, हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, बाकी सीटेट चाहे जो भी करें। ठीक, चलिए प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कक्षा में एक बच्चा उत्तर गलत देता है। शिक्षक कहता है तुम्हारी सोच गलत नहीं है, चलो देखते हैं कि इस उत्तर तक पहुंचने में कौन सा चरण बदलना चाहिए। यह प्रक्रिया किस प्रकार के मूल्यांकन को बढ़ावा देती है? पहला ऑप्शन दंडात्मक मूल्यांकन, बिल्कुल नहीं। केवल योगात्मक मूल्यांकन, बिल्कुल नहीं। सीखने के लिए मूल्यांकन हो सकता है, और मानकीकृत मूल्यांकन। दो में से एक उत्तर सही होगा, वह कौन सा है आप बताइए। चलिए, बिल्कुल देखिए, प्रश्नों को इसलिए धीरे धीरे पढ़ना ताकि आप समझते हुए चलिए। प्रश्न थोड़े से हार्ड हैं और प्रश्न बड़े भी हैं, इसलिए डरना नहीं। आप आराम आराम से प्रश्न को पढ़ेंगे तो उत्तर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सीखने के लिए मूल्यांकन हो रहा है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। अगले प्रश्न में बात किया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में वह बच्चा जो नियमों का पालन मुख्यतः इसलिए करता है क्योंकि ऐसा करने पर उसे पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, किस स्तर की विशेषता प्रदर्शित कर रहा है? पुरस्कार के लिए बालक ऐसा कर रहा है, देख लीजिए। ठीक है, ए ऑप्शन कह रहा है पूर्व परंपरागत स्तर, बी ऑप्शन परंपरागत स्तर, और सी ऑप्शन उत्तर परंपरागत स्तर, और डी ऑप्शन नैतिक स्वायत्तता। चलिए, तो आज की यह क्लास देख रहे हैं, कोहल वर्ग हो गया, पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की होंगे। इस प्रकार से लगभग जो इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है वहां से भी लिए गए हैं प्रश्न अधिक से अधिक। ठीक है, तो इस प्रश्न के उत्तर की बात किया जाए तो काफी लोगों का उत्तर सही आ गया। उत्तर जो होगा पूर्व परंपरागत स्तर। कोहल वर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये देख रहे हैं प्रश्न। चलिए देखिए ये आ गया। ठीक, कह रहा है कि एक विद्यार्थी किसी अवधारणा को रट कर परीक्षा में सही लिख देता है, लेकिन नई परिस्थिति में उसी ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाता।
इससे शिक्षक को क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थी की स्मृति पूर्णतः विकसित है। बी ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थी ने अवधारणा का अर्थपूर्ण अधिगम नहीं किया। सी ऑप्शन विद्यार्थी में अभिप्रेरणा अत्यधिक है। और डी ऑप्शन विद्यार्थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में है। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर बताइए। चलिए, बिल्कुल। ए ऑप्शन क्या कर रहा था? विद्यार्थी की स्मृति पूर्णतः विकसित है। बिल्कुल नहीं, जो है स्मृति उसकी पूर्णतः विकसित नहीं हुई है, इसलिए हमें काटना पड़ेगा। अब बी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी ऑप्शन का विद्यार्थी ने अवधारणा का अर्थपूर्ण अधिगम नहीं किया है। और सी ऑप्शन विद्यार्थी में अभिप्रेरणा अत्यधिक है, बिल्कुल नहीं। और सी ऑप्शन के बाद डी ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है कि विद्यार्थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में है, यह भी नहीं होगा। उत्तर जो होगा, विद्यार्थी ने अवधारणा का अर्थपूर्ण अधिगम नहीं किया है। यानी कि यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि गार्डनर के बहुबुद्ध सिद्धांत के अनुसार किसी विद्यार्थी का लय, स्वर और संगीत पैटर्न को पहचानने में विशेष दक्ष होना किस बुद्धि से संबंधित है। ए ऑप्शन तार्किक गणिती, बी ऑप्शन शारीरिक गति संवेदी, और सी ऑप्शन संगीतिक, और डी ऑप्शन अंतर वैयक्तिक। चलें, बताइए कौन सा सही होगा। देख रहे हैं यहाँ पर जो लोग गणितीय भाई, क्या आप यहाँ पर संगीत की बात करा, संगीत लय स्वर की बात करा, तो उत्तर होगा संगीतिक ना। बिल्कुल, यहाँ पर सी ऑप्शन को सही कर लीजिए। आगे चलिए अगला प्रश्न। ठीक है, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों से कहता है कि वे किसी समस्या के कई संभावित समाधान खोजें और प्रत्येक समाधान के पक्ष में तर्क दें। यह गतिविधि मुख्यतः किस क्षमता को विकसित करती है। ए ऑप्शन केवल स्मरण, बिल्कुल नहीं। आलोचनात्मक एवं सृजनात्मक चिंतन हो सकता है। यांत्रिक अधिगम की बात बिल्कुल नहीं होगा। अनुकरणात्मक व्यवहार। चलिए, बी या डी कौन सा उत्तर आपको सही लग रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए सभी लोग। चलिए तुरंत बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर अनुकरण की बात मत सोचिएगा कि टीचर कह रहा था अनुकरण करके बालक कर रहा है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आलोचनात्मक एवं सृजनात्मक चिंतन। यानी कि यहाँ पर उत्तर नोट करिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, दिख रहा है, बिल्कुल आगे चलिए। कह रहा है कि यदि किसी विद्यार्थी की उपलब्धि कम है तो समावेशी कक्षा में शिक्षक की सबसे उपयुक्त पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। ए ऑप्शन उसे कमजोर समूह में अस्थायी रूप से रखना। बी ऑप्शन उसकी कठिनाई के कारणों का पता लगाना और उपयुक्त सहायता देना। सी ऑप्शन उसे अतिरिक्त गृह कार्य देकर दंडित करना। और डी ऑप्शन उसकी तुलना उच्च बुद्धि वाले विद्यार्थियों से करना, उच्च बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थियों से करना। बिल्कुल, चलिए सबसे पहली बात इस प्रश्न का उत्तर नोट करिए। किसी भी बालक की तुलना हमें किसी दूसरे बालक से नहीं करना, क्योंकि समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि सभी बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है। इसलिए डी ऑप्शन काटिए पहले। सी ऑप्शन कह रहा है कि उसे अतिरिक्त गृह कार्य देकर दंडित करना। क्यों भाई अतिरिक्त गृह कार्य क्यों देंगे? जिस प्रकार से सभी बच्चों को आपने गृह कार्य दिया है, उसी प्रकार से दूसरे बच्चे की क्षमता के अकॉर्डिंग उसे भी देना पड़ेगा गृह कार्य, और दंड की बात कभी भी आप नहीं करेंगे। ठीक है, कट जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है उसकी कठिनाई के कारणों का पता लगाना और उपयुक्त सहायता देना। सबसे बेस्ट यही होगा। समावेशी शिक्षा कहती है कि अगर कोई भी बालक है, कोई त्रुटि करता है या उसकी बुद्धिलब्धि कम है या कम सीखता है, कुछ भी कमी है उस बालक के अंदर, सबसे पहले हमें उसकी कठिनाइयों का कारण जानना पड़ेगा। ठीक है, कारण जानेंगे, उसके बाद उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात अगले प्रश्न की। काफ़ी लोग अभी तक भाग गए होंगे, क्योंकि प्रश्न आज की क्लास में इतने टफ थे कि कुछ लोग दो एक प्रश्न देखकर भाग लिए। भाई साहब अगर आप अभी भाग रहे हैं तो सीटेड में जब ये प्रश्न आपको मिलेंगे तब आप पछताने वाले हैं। इसलिए विनम्र निवेदन करेंगे कि पूरी क्लास आप लोग जरूर देख लीजिएगा। डेली हमारी क्लासेस जो भी हो रही हैं आने वाले समय में वो और इम्पोर्टेंट होती चली जाएंगी, क्योंकि अब परीक्षा की घड़ी एकदम नज़दीक है आपकी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है कि बच्चे की त्रुटि उसके सोचने की प्रक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है।
इस कथन के आधार पर शिक्षक को त्रुटियों को किस रूप में देखना चाहिए? ए ऑप्शन कह रहा है कि सीखने में बाधा के रूप में ही, बी ऑप्शन अनुशासनहीनता के प्रमाण के रूप में, सी ऑप्शन सीखने की प्रक्रिया को समझने के संकेत के रूप में और डी ऑप्शन केवल परीक्षा में अंक काटने के आधार के रूप में। चलिए बताइए कौन सा होगा प्रश्न संख्या 12। बिल्कुल, बिल्कुल। इस प्रकार के अगर प्रश्न आ गए पेपर में तो पढ़ने में ही समय चला जाता है। अगर एक बार में नहीं समझ पाए दूसरी बार पढ़ना पड़ेगा, फिर उत्तर निकालेंगे तब तक समय कुछ ज़्यादा लग जाता है। इसलिए अभी से प्रैक्टिस अधिक से अधिक करिए, यही आपको काम देंगे। ठीक है? चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है सीखने में बाधा के रूप में ही, बिल्कुल नहीं। अनुशासनहीनता के प्रमाण के रूप में, बिल्कुल नहीं। सीखने की प्रक्रिया को समझने के संकेत के रूप में, बिल्कुल, यही हो जाएगा। ठीक है? चलिए सी ऑप्शन सही करिए। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक बच्चा किसी नए कार्य को देखकर पहले उसे करने की रणनीति समझता है, फिर स्वयं प्रयास करता है और अंत में अपनी रणनीति की सफलता की जांच करता है। यह प्रक्रिया किससे सबसे अधिक संबंधित है? बताइए। ए ऑप्शन मेटाकॉग्निशन, बी ऑप्शन अनुकरण, सी ऑप्शन शास्त्रीय अनुबंधन, डी ऑप्शन परिपक्वता। चलिए बताइए कौन सा होगा उत्तर। प्रश्न संख्या 13 बिल्कुल सही। यहाँ पर कुछ लोगों का उत्तर आ गया मेटा कॉग्निशन, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सुपर टेट के लिए जीके जीएस की क्लास हम बहुत जल्द लाने वाले हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए। ठीक, चलिए कुछ लोग हैं जो यूपी टेट सी टेट पास हैं और डेली कमेंट करते हैं, इसलिए उनसे बताना चाहेंगे सुपर टेट की क्लासेज बहुत जल्द आएंगी, लेकिन हाँ सी टेट की परीक्षा समाप्त होने के बाद स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, चलिए बात प्रश्न की जाए। कह रहा है कि एक शिक्षक प्रश्न पूछने के बाद तुरंत किसी एक विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए नहीं चुनता, बल्कि सभी को कुछ समय सोचने देता है। इसका प्रमुख शैक्षिक लाभ क्या है? ठीक है, बताइए। पहला ऑप्शन केवल तेज विद्यार्थियों को अवसर मिलता है, बिल्कुल नहीं। समावेशी शिक्षा के विरोध में ये है। आपको पता होगा कि सीटेट सबसे ज़्यादा समावेशी शिक्षा की बात मानता है। ठीक है, पहला ऑप्शन काटिए। बी ऑप्शन करा कि विद्यार्थियों को चिंतन और उत्तर निर्माण का समय मिलता है, ये सही हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक का कार्य पूरी तरह समाप्त हो जाता है, बिल्कुल नहीं, समाप्त नहीं होगा। मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती, ये भी गलत है। तो यहाँ पर उत्तर की बात किया जाए तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बालक को समय मिल रहा है तो बालक अपना चिंतन कर सकता है और उत्तर का निर्माण भी कर सकता है, इसलिए टीचर तो उसे मौका दे रहा है ना। चलिए बात नेक्स्ट की करते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन बाल केंद्रित शिक्षा की सबसे उपयुक्त विशेषता है? पहला ऑप्शन शिक्षक ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। देखिए पहला ऑप्शन सही हो सकता था अगर यहाँ पर एक शब्द ना लगता, ये शब्द एकमात्र। क्या सिर्फ टीचर के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ए ऑप्शन काट देंगे। बी ऑप्शन सभी बच्चे बिल्कुल एक ही तरीके से सीखते हैं, बिल्कुल नहीं। बाल केंद्रित शिक्षा इसका विरोध करती है। कोई भी बालक, जो दो तीन बालक हैं आपस में देखेंगे तो वो कई प्रकार से भिन्न होते हैं, तो वहाँ पर उनके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता देखी जा सकती है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि वह एक प्रकार से सीखेगा? इसलिए बी ऑप्शन को हमें काटना पड़ेगा। सी ऑप्शन कह रहा है बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान के निर्माण में भाग लेते हैं, ये हो सकता है। और डी ऑप्शन पाठ्यपुस्तक का प्रत्येक वाक्य याद करना आवश्यक है, बिल्कुल नहीं। उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्लास कैसी लग रही है एक बार बताइए। क्लास कैसी लग रही है? आपके लिए डेली मेहनत की जा रही है और अधिक से अधिक कोशिश की जा रही है कि आपके सिलेबस के जो भी पार्ट है इंपॉर्टेंट वो कवर करा दीजिए और प्रश्न इस प्रकार से हैं ताकि आपके पेपर में भी आ जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। एक शिक्षक विद्यार्थियों को केवल अंतिम उत्तर के अंक देने के बजाय उनकी समस्या समाधान प्रक्रिया, तर्क और सुधार की दिशा पर भी प्रतिक्रिया देता है। यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? बताइए। प्रक्रिया केंद्रित मूल्यांकन, केवल परिणाम केंद्रित मूल्यांकन, दंड आधारित मूल्यांकन, मानदंड विहीन मूल्यांकन। चलिए हमने यहाँ पर सी और डी को काट दिया। अब आपको ए और बी में से उत्तर चुनना है, कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन देखिए कह रहा है कि केवल परिणाम केंद्रित मूल्यांकन, बिल्कुल नहीं। उत्तर जो हो जाएगा वह होगा प्रक्रिया केंद्रित मूल्यांकन, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा।
कह रहा है कि यदि एक बच्चा अपने सहपाठी को किसी कार्य को करते हुए देखकर उसी रणनीति को अपनाता है, तो बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार इसमें कौन सी प्रक्रिया प्रमुख है? पहला ऑप्शन अंतर्दृष्टि, बी ऑप्शन कर है अवलोकनात्मक अधिगम, तीसरा ऑप्शन कर है कि शास्त्रीय अनुबंधन, चौथा है हमारा जैविक परिपक्वता। चलिए, प्रश्न संख्या 17 आ गया भाई साहब। अभी तक आप लोगों ने कितने प्रश्न किए एक बार जरूर बताइए। चलिए, बिल्कुल 17 का उत्तर आना स्टार्ट हो गया। कुछ लोगों का बी आ रहा है, कुछ लोगों का सी भी आ रहा है और कुछ लोग मिला जुला उत्तर दे रहे हैं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जिन्होंने भी अवलोकनात्मक अधिगम चुना उन्हीं का उत्तर सही होगा। नोट करिए, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि एक शिक्षक किसी बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से करने के बजाय उसके पिछले प्रदर्शन की तुलना उसके वर्तमान प्रदर्शन से करता है, यह किस दृष्टिकोण के अधिक अनुकूल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा है टीचर, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन कर रहा है व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान, क्या ये सही हो सकता है? बी ऑप्शन कर रहा है कि सामाजिक तुलना, तो तुलना तभी टीचर ने किया नहीं इसलिए इसे काटिए। ठीक है, सी ऑप्शन कर रहा है प्रतियोगिता अधिगम की, प्रतियोगी अधिगम की बात कर रहा है तो बिल्कुल नहीं होगा। स्थिर बुद्धि की अवधारणा है, बताइए कौन सा होगा, ए या डी? चलिए, ए या डी? यहाँ पर डी नहीं होगा उत्तर, यहाँ पर डी गलत होगा। यहाँ पर उत्तर होगा व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या करा अगला प्रश्न, ये तो सबसे बड़ा है। चलिए, ठीक है, देखते हैं। कह रहा है कि कक्षा में एक विद्यार्थी बार बार प्रश्न पूछता है और शिक्षक उसके प्रश्नों को अनावश्यक कहकर रोक देता है। रचनावादी दृष्टिकोण से शिक्षक की यह प्रतिक्रिया क्यों अनुपयुक्त है? पहला ऑप्शन, प्रश्न पूछना केवल उच्च बुद्धि वाले बच्चों का अधिकार। क्यों भाई, ये कहाँ लिखा है कि सिर्फ तेज बच्चे पूछ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, पहला ऑप्शन काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि प्रश्न बच्चे की सक्रिय जिज्ञासा और अर्थ निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। सी ऑप्शन, प्रश्नों से हमेशा अनुशासन बिगड़ता है। ये कहाँ लिखा है भाई, ये भी गलत है। और डी ऑप्शन, प्रश्न पूछने से स्मृति कमजोर होती है। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। उत्तर हमारा जो होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न बच्चे की सक्रिय जिज्ञासा और अर्थ निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं। चलिए, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है एक शिक्षक किसी पाठ को पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों से पूछता है कि वे विषय के बारे में पहले से क्या जानते हैं, फिर उन्हीं उत्तरों के आधार पर आगे की गतिविधियां तय करता है। यह रणनीति मुख्यतः किस बात को महत्व देती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा है टीचर। ठीक है, समझिए। पहला ऑप्शन कर रहा है पूर्व ज्ञान, ये हो सकता है। बी ऑप्शन कर रहा है कि केवल पाठ्य पुस्तक, बिल्कुल नहीं। सी ऑप्शन केवल परीक्षा परिणाम, बिल्कुल नहीं। और डी ऑप्शन केवल शिक्षक का अनुभव, बिल्कुल नहीं। बल्कि टीचर वहां पर क्या कर रहा है, बालक के पूर्व ज्ञान की समीक्षा कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग बालक को सिखाने का प्रयास भी करेगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसी लगी आपको क्लास आज की? अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप भी आप हमारे साथ जल्दी से जुड़िए, चाहे आप फेसबुक से जुड़ रहे हैं चाहे यूट्यूब से जुड़ रहे हैं। सभी लोग जल्दी जुड़िए और डेली क्लासेस जो हो रही हैं आपके लिए अंतिम समय है, इसे एक बार दो बार जरूर देखिए। ठीक है, कल की क्लास और ही इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। कल जो होगी क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, आप जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई जारी रखिए क्योंकि इस बार हमें सीटेट पास करके ही रुकना है। ठीक है, धन्यवाद।